This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। दुनिया में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से अगर हम बात करें तो आजकल हम रोबो टैक्सीज़ के हवाले से बातचीत सुन रहे हैं कि इन द डेज़ टू कम। अब देखिए, उबर के हवाले से अक्सर बातें होती रहती हैं, लेकिन कल मैं देख रहा था कि एक इंटरनेशनल टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे ये बातें हो रही थी कि इन द डेज़ टू कम बहुत जल्द रोबो टैक्सीज़ आपको सड़कों पे नज़र आएंगी, ड्राइवरलेस टैक्सीज़ होंगी। अब उबर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये बातें तो की जाती हैं कि जी इट इज़ समथिंग विच हैज़ रियली हेल्प द पीपल, लेकिन रोबो टैक्सीज़ के इस्तेमाल के हवाले से अब देखें तो काम अब भी हो रहा है। और अगर हम बात करें, जैसे टेस्टिंग की बात करते हैं, वो दुनिया में इस वक्त बड़ी तेज़ी से हो रहा है। एक तो ये, सेकेंडली अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि जी क्लिनिक्स वगैरह, अब ये वर्चुअल क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट कि डॉक्टर ना जाए उसके बावजूद पेशेंट को बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके, क्या ये तमाम जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से हम बात करते हैं तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत है? अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर पाकिस्तान में जब 1980 में इसका आगाज़ हुआ तो उस वक्त ऐसा इतनी ज़्यादा हम तेज़ी नहीं देख रहे थे, लेकिन अब अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी ग्रोथ तकरीबन 30% सालाना है। इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की भी हो रही है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आईटी रिलेटेड एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान की, अगर 1999 की बात करूं तो सिर्फ 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की 1999 में हुई थी, सिर्फ 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स। और आज अगर हम बात करें तो हम ये बात करते हैं कि जी 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की। साइज़ जो है वो तकरीबन 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का है आईटी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान का। अब ग्लोबल शेयर की बात करते हैं कि जी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाती है, आईटी सेक्टर के हवाले से बात की जाती है। तो जब आईटी प्रोडक्ट्स के सेल्स के हवाले से हम बात करते हैं तो ये फिगर सामने आती है कि पाकिस्तान का शेयर इन द ग्लोबल आईटी सेक्टर सेल्स में ये तकरीबन कोई 2 से 2.5 या मैक्सिमम 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी के ज़रिए कितनी तेज़ी से हम बेहतरी देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा हम कहते हैं अक्सर कि जी अगर हमने तजारती खसारे से छुटकारा हासिल करना है, जो पिछले माली साल में 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का था, इससे छुटकारा हासिल करना है, और साथ ही साथ हम देखें कि डेट सर्विसिंग में हमने पिछले माली साल में 5.3 अरब डॉलर पे किए हैं। इन चीज़ों को कैटर करने के लिए एक तो रेमिटेंसेस जो पिछले माली साल में 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा के आए, उस पर फोकस, और सेकेंडली कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ख़ासतौर पे ऐसे सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं उन पे अगर तवज्जो दें तो हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले माली साल में एक बहुत बड़ा मसला रहा हमारे लिए, 2.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। इन तमाम चीज़ों को हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए हल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे, इसी हवाले से आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है खुशनूद आफ्ताब साहब ने। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वाइपर टेक्नोलॉजीज़ के। खुशनूद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, इट्स ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू जी। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम जब बात करते हैं खुशनूद साहब तो सिर्फ ये चीज़ें अक्सर डिस्कस हम करते हैं कि जी हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या मराहत देनी चाहिए, स्टार्टअप्स के लिए अब जब बात करते हैं तो सपोर्ट क्या होनी चाहिए। ये बताएं कि इन द डेज टू कम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस किस्म का इनकलाब ला सकता है पाकिस्तान में? हमने उसकी जो इनकलाब ला सकता है उसकी हमने थोड़ा सा ट्रेलर तो देख लिया है कि हम कहते थे दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी। अब दुनिया छोटी होने का ये मतलब नहीं कि एक माचिस की डिब्बी में आ जाएगी। उसका मतलब ये था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे दोस्त यूएस में बैठे हुए हैं, हम हर वक्त चैट कर रहे हैं और हमें ये भी पता है वहाँ का मौसम क्या है और उसने आज क्या खाना बनाया। तो एक्चुअली तो दुनिया छोटी होनी ये है, तो दुनिया छोटी हो गई है। तो इनकलाब तो ये है। जहाँ तक आपने रोबोटिक कार और ये सब कुछ बात की और आपने बोला कि कुछ टेस्ट हुए हैं, ये टेस्ट नहीं हुए हैं, ये एक्चुअली अब रोड्स पर आ गई जी, हो रहा है एक्चुअली। कल मैं एक साहब के साथ था, उनकी इन्फॉर्मेशन
थी और फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ा भी। जर्मनी के अंदर ट्रक्स एंड ट्रेलर्स रोड के ऊपर आ गए हैं। जितनी प्रोडक्शन ड्राइवरलेस। अगर हमारे मुल्क में वो ट्रक और ट्रेलर आ जाएंगे तो आप खुद, और उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी है, वो किसी वक्त भी वो बढ़ते जाएंगे। मेरा ख्याल है कुछ 400 तो आ गए हैं रोड पे। तो जब वो कमर्शियल तरीके से जी कमर्शियल ऑफ कोर्स ट्रक कैसे आएंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब बात आप ये देखो कि जब वो हमारे मुल्क में आएंगे जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर तो वो इसलिए आते हैं, वो इस पे रिसर्च इसलिए करते हैं कि एक तो वहां पॉपुलेशन कम है तो उनको ड्राइवर के पैसे बचते हैं। हमारे पास अगर वो आते हैं तो हमारे पास ये सब लोग क्या करेंगे? सिर्फ ड्राइवर्स नहीं है। देखिए, एक ट्रक का मतलब एक ड्राइवर नहीं है। एक ट्रक अगर चलता है कराची की पोर्ट से और जाता है अफगानिस्तान तक, काबुल तक, तो वो रुकता नहीं है ट्रक, उसके ड्राइवर चेंज होते रहते हैं। तो 2 या 3 ड्राइवर्स होते हैं उसके अंदर। तो एक ट्रक और ट्रेलर के ऊपर 3-3 4-4 ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि ट्रक नहीं रुकना। एक ड्राइवर साथ ही बैठा होता है। वो 3 ड्राइवर होते हैं एक्चुअली। वो ड्राइवर चेंज होते रहते हैं, ट्रक नहीं रुकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त ये सब कुछ आएगा तो वो ट्रक्स, ये जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हुए? नहीं हुए। बसेस आ रही हैं ड्राइवरलेस, गाड़ियां तो बुकिंग शुरू हो गई और वहां पे तो धूम मची हुई है ड्राइवरलेस गाड़ियों की। सिर्फ उसके अंदर ये नहीं होगा कि उसके अंदर ड्राइवर नहीं है। पार्किंग, अगर आपके पास ड्राइवरलेस गाड़ी होती है तो उसको आपको पार्क करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपने तो वो खुद जाके पार्क हो जाएगी, और जब आपको चाहिए होगी आपने अपने स्मार्टफोन से या आपके पास स्मार्ट वॉच होगी उससे बुला लेना है कि चले जाओ। तो हम लोग क्या उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं है। कोई फिल्म आती थी नाइट राइडर, वो नाइट राइडर जो है एक्चुअली वो चीज़ अब हकीकत हो गई। उसमें जो कुछ भी फिक्शन था आज वो हकीकत है। उसके अंदर आप जैसे आपने बड़ी अच्छी बात, जी बिल्कुल, वो सब कुछ अब इस वक्त हकीकत है। इसी तरह आप गाड़ी, ट्रक, बसेस जब वो आएंगे वो बहुत परफेक्ट चलेंगे। उन्होंने गलती भी नहीं करनी है रोड के ऊपर, तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। इंश्योरेंस कंपनीज का क्या होगा? ऐसा ही है ना, वो ये सारा इंश्योरेंस पाकिस्तान से खत्म हो जाए। पाकिस्तान से शायद थोड़ी देर बाद खत्म हो, दुनिया में तो ऐसे ही हो जाएगा। बिल्कुल, तो मकसद कहने का ये है कि ये टेक्नोलॉजी जब ये सब आ जाएगी तो हम क्या इस चीज के लिए रेडी हैं? नहीं है। हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? हम कुछ इस पे पता है सवाल ये कि दुनिया में हम देख रहे हैं कि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। तो वो ममालिक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे हम सऊदी अरेबिया की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, वेनेजुएला की बात कर लें, कतर, ये जो ओपेक मेंबर्स हैं इनकी बात कर लें, तो ये लोग डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंस ना हो। वो पहले से ही, आप देखें सऊदी अरेबिया में आप बड़े लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, आप देखें रशिया में बड़े लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं। उनको पता है कि इन द डेज टू कम ये ऑयल इनकम, हमारी एनर्जी इनकम कम हो जाएगी। हम लोग किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं है। आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, मेरी आपकी जनरेशन, आप तो मेरे से बहुत छोटे हैं वैसे मेरी आपकी जो जनरेशन है इसको तो पता है कोडक क्या था। आपको भी पता है, मुझे भी पता। हमारे आगे वाली जनरेशन को ये नहीं पता होगा कोडक क्या था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। कोडक की फिल्म या कोडक का पेपर कितना मशहूर था। उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया। आज क्या है वो कंपनी बैंकरप्ट। तो डाइवर्सिफाई, अगर ये तो एक छोटी सी कंपनी की बात है, अगर हम अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, अगर हम अपने मुल्क को उस तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम हर वक्त रोते रहते हैं इन पॉलिटिशियंस ने ये कर दिया, इन्होंने हमें ये टैक्स में ये बेनिफिट नहीं दिया, ये इसी चीज के ऊपर रोते रहते हैं। हमने ये डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने नहीं, हमने करनी है। हमें क्या नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। जिस वक्त दुनिया में एक चेंज आता है वो फौरन हमें पता चलता है। क्या हम उसको ट्रांसलेट करते हैं पाकिस्तान में? नहीं। इसलिए कि जैसे अभी मेरी आपसे बात हो रही थी कि हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ही, वो बहुत अच्छा है, हम उसको फॉलो करेंगे। आप अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ।
पहले बहुत चीज़ें हम बनाते थे, बाहर से मंगवाते थे, कोई चीज़ पार्ट ख़राब हो जाता था, बाहर से मंगाते थे कि मशीन का पार्ट ख़राब हो गया, ये हो गया। अब कैसे पार्ट बनता है नया? हर जगह 3D प्रिंटर पड़े हुए हैं, उन्होंने पार्ट बना के बाहर रख देना है। नी रिप्लेसमेंट बहुत महंगी होती थी, सस्ती क्यों हो गई? 3D प्रिंटर से प्रिंट हो जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहली 3D प्रिंटेड बस लॉन्च हो गई है। उस ग्रेट। मैं क्या देख रहा था कि वो शायद 24 घंटे से कम में पूरी बस असेंबल कर ली थी उन्होंने। वाओ। तो रेवोल्यूशन आ रहा है। कब? आज नहीं तो कल ये सब होना है। हमें अपने आप को उस तरह रेडी करना है। अब 3D प्रिंटेबल चीज़ें जब आएंगी तो क्या ये लेथ वाले या ये सब कहाँ जाएंगे? हमें क्या, हमारे पास हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, क्या हमें उनको 3D प्रिंटेबल चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए? उनको मॉडर्न कर देना। हम उनको क्या, उनको पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि ये भी कोई आने वाली है। वो उनके लिए न्यूज़ होगी जब वो आ जाएगी। हम लोग प्रिंट करवाते थे फ्लायर्स और ये सब कुछ प्रिंट करवाते थे, प्रिंटर को दिया और ये कर दिया। आज आपके मेरे पास क्रिएटिव डिज़ाइनर बैठा हुआ है, कलर लेज़र प्रिंटर या कलर इंकजेट प्रिंटर पड़ा हुआ है, फ्लायर्स उसमें से निकलते हैं, ख़त्म। हमें किसी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। That's right. तो हमें कुछ लाइफ चेंज होने वाली है। पिछले दिनों मैं एक कंपनी में बैठा हुआ था, उनसे वो उन्होंने, जब हम जाते हैं तो कुछ सोवेनियर्स देते हैं वो लोगों को। यहाँ पाकिस्तान की बात करें, बाहर की बात करें, कहाँ? ताइवान में, ताइवान, ताइपे में। तो उन्होंने जब हमें सोवेनियर्स देने थे तो कोई आया नहीं हमें देने के लिए, एक रोबोट आया। वाओ। और वो हम सबको देके चला गया। ताइवान में जी, आपको सुवेनियर रोबोट ने किसी होस्ट ने नहीं बल्कि रोबोट जी, ने ला के जी, दिया। जी। डरे नहीं आप लोग? कि हमें ही ना डिलीवरीज अब जाकर राइडर नहीं करेगा, वो ड्रोन्स करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हम हो रही किधर, है, हो रही अब है। हम किधर बैठे हैं? ये हमारी अगर देखें तो हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमने लोगों को किसी तरह कंज्यूम कर लगाना है कहीं पे। अगर हम देखें और हम डरें कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना को देख लें, उसने अपनी पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाते हुए आज दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होना जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रखा तो उन्होंने। जो अपने आप को कि हमें डायरेक्शन सही करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमारे जो फोरम्स हैं, बिजनेस फोरम्स या टेक्नोलॉजी फोरम्स, उनको आपस में बैठना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। एक्चुअली देखें कि हमारे पास क्या वसाइल हैं, कितनी वर्कफोर्स है, बेस्ड ऑन दैट डिसीजन। देखिए ना, आपने जैसे चाइना की बात की, जापान में देखें, जापान तकरीबन 75% ऑफ जापान इज हिल्स, राइट, पहाड़ है वहाँ पे। तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रेन्स पे ज़्यादा फोकस इसलिए रखा कि दैट इज़ द मोस्ट वायबल। हम क्या वाकई तैयार हैं चीज़ों के लिए? नहीं। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। हम डरें क्यों? तैयार नहीं है ना तो हो जाते हैं ना। स्टार्ट तो कभी होना है। इस चीज को रोते रहे, इस चीज को रोते रहे कि हम तैयार नहीं है, तो फिर तो हम रोते रहेंगे। आज हमें पता चल जाए कि हम तैयार नहीं है और हमें होना है, तो आज से हो जाए। इतना बस, हाँ, हमें उसका हल क्या है? कैसे होंगे तैयार? क्या हम वो ड्रोन के ऊपर चढ़ जाएंगे कि हमारे लोग? नहीं। जिस वक्त हमारा एक स्टूडेंट स्कूल में जाता है, उसको क्या पढ़ाते हैं? वही ABCD, वो 10वीं तक 12वीं तक ABCD पढ़ता रहता है बेचारा। क्या उनको रिसर्च में नहीं लगा सकते हम? उनको छोटी मोटी रिसर्च में लगा, उनका दिमाग रिसर्च की तरफ जाए। ये जितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, आपको मैं बताऊं कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने स्टार्टअप के ऊपर इतना खर्चा किया है कि उनको लोन्स इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो रहे हैं। भारत में उन्होंने बहुत सारी जगहें बनाई हैं जहाँ पर अपना लैपटॉप लें, बैठें, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, वहीं पे आप काम करें, और उन्होंने इनकरेज किया है स्टार्टअप्स को। गवर्नमेंट को चाहिए ये करे, डेफिनेटली करे, और प्राइवेट को भी आना चाहिए अंदर। देखिए, मिसाल के तौर पे एक कंपनी स्टार्टअप छोटा सा बना दे और उसमें काम करे, 1 साल 2 साल बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट वो स्टार्टअप ही बनाएगा और उस कंपनी को फायदा हो जाएगा। ये आप
और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, ये भी तो स्टार्टअप था ना। व्हाट्सएप के बारे में मैं आपको बताऊं कि जस्ट इमेजिन कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप की कीमत देखें कि 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 22 अरब डॉलर में ख़रीदा। इमेजिन कि और कहाँ से वो स्टार्टअप कहाँ था, तक। कुछ भी नहीं था। तो डरने की बात नहीं है, हमें चाहिए हम आज टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले ये हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो ठीक है जी है, अब जिस वक्त प्राइवेट और गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, हम दूसरों से compete कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? हमारे में क्या कमी है? सही बात। हमारे में कोई कमी नहीं है। यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी ने देखा है? उन इतने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उनको एक छोटे छोटे स्टार्टअप बना के दें। गवर्नमेंट ये कर दे कि जो स्टार्टअप बनाएगा उसको हम कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन देंगे उस इंडस्ट्री को। आप देखें हर इंडस्ट्री में लग जाएगा। पड़ोसी मुल्क की बात की, वहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन कोई 50% के करीब है। 50% वो लोग हैं जो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, लेकिन 50% वो लोग हैं अगर 100 स्टार्ट होते तो 50% कामयाब हो जाते हैं। लोन फैसिलिटी विदाउट इंटरेस्ट, इनकरेजमेंट और प्रॉपर सेटअप हुकूमत को देना पड़ेगा कि जी ये वो, जैसे इंडिया में देखें उन्होंने बड़ा इसको प्रमोट भी किया है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे यंगस्टर्स आते हैं, बैठते हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, वहाँ बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करें, कोई पैसे आपने नहीं देने, हुकूमत को आप हेल्प करेंगे इसके ज़रिए। आपने 3 चीज़ें बोली, मैं बोलूँगा कि सबसे पहले इनकरेजमेंट कर दें। और हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मतलब हम गवर्नमेंट को पता क्यों बोलते हैं, बहुत आसान है। वो मुझे आपको जवाब ही नहीं दे सकते ना, गवर्नमेंट सामने तो नहीं बैठी जो हमें जवाब दे देगी। तो हमें चाहिए क्या, प्राइवेट भी उसमें आए, गवर्नमेंट भी उसमें, सब आए। ये देखिए जब फायदा होगा ना कल स्टार्टअप का, तो गवर्नमेंट ने नहीं उठाना, प्राइवेट ने उठाना। नहीं, गवर्नमेंट ये तो कर सकती है कि देखें टैक्स तो कलेक्ट करते ही हैं, मिनिस्ट्रीज़ तो हैं, वो मिनिस्ट्रीज़ ज़रा विजन को इस्तेमाल करें, आए फिर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें उसमें। देखें आप वो बात कर रहे हैं जो नहीं होनी है। नहीं होनी है। हाँ वो बात देखें, प्रैक्टिकल जो चीज़ है उसके ऊपर आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब आपने बोला 50%, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दे दें, थोड़ी सी तवज्जो दे दें, तो आप 50 की बात करें, हम 75% सक्सेस रेट हो सकता है। तवज्जो से मेरा मतलब पता क्या है, बहुत माजरत के साथ, हमारा मीडिया ही आज तक कोई आईटी के ऊपर प्रोग्राम देखा आपने, टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा। बीबीसी पे चलता है क्लिक के नाम से, और उन्होंने बड़ा इसको तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम है इंटरनेशनल, वो करते बेसिकली। यहाँ पे एक मैगजीन था, बड़ा पॉपुलर मैगजीन था, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब कहाँ है? नहीं है वो, अब नहीं है वो। सही बात है। तो कम से कम कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम करें, 15 मिनट का करें, लोगों को पता चले कि ये भी कुछ है। ये भी अब आप बिजनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने तो बिजनेस के प्रोग्राम भी नहीं देखे किसी और जगह पे, मैंने तो बिजनेस के प्रोग्राम भी नहीं देखे। तो थोड़ा जो एनकरेजमेंट है आप गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बेचारा पीटीवी पे कर सकता है जो कोई भी नहीं देखेगा, तो कुछ प्राइवेट को भी आना पड़ेगा। हर वक्त गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं, आप कुछ करके दिखाएं फिर गवर्नमेंट को बोलें कि ठीक है हम ये कर रहे हैं, आप ये करें। थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी हमें आना होगा इसमें। बच्चों को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दूसरे मुल्कों में होता है, वो ब्लॉक्स को जोड़ते हैं, वो सर्किट्स को देखते हैं, वो रोबोट्स में आ रहे हैं, उनका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। उनके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए ओह मेरे ओ लेवल में अगर इतने एज नहीं आएंगे तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो दैट्स समथिंग। यस, इनकरेजमेंट लाजमी है, साथ ही साथ फैसिलिटेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी गुफ्तगू जारी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। वक्त ब्रेक कम, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा था, आज वो कहीं नज़र नहीं आती। एक ऐसी कंपनी नोकिया के हवाले से हम जानते हैं कि नोकिया का मार्केट शेयर 65% से ज़्यादा था। आज कहाँ है वो कंपनी? पाकिस्तान में मुझे याद पड़ता है कि ख़ास तौर पे 2001 से लेकर 2006 तक पर्टिकुलरली हर बंदा इसी कंपनी के सेल फ़ोन को रखना अपना एक स्टैंडर्ड समझता था। आज मुझे कहीं भी नोकिया का नाम
एज सच नज़र नहीं आता। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे, विजन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज़ वेरी एसेंशियल हर शोबे में। हम ख़ास तौर पे तालीम और सेहत के हवाले से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि इन दो सेक्टर्स में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ऑटोमेशन पे जाएं, तो अनडाउटेडली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हम अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान को ख़ास तौर पे प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, इसको कम कर सकते हैं, वन टाइम कॉस्ट, लेकिन कम कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेशन, और उसमें फिर क्वालिटी भी आती है। एक अहम चीज़ जो मैंने रिसेंटली नोट की कि इंग्लैंड में, यूके में मैनचेस्टर के हवाले से बात की जाती है कि जी टेक्सटाइल हब था, एक वक्त था। मैनचेस्टर में दोबारा एक रिवाइवल आ रहा है। मैनचेस्टर में दोबारा रिवाइवल ये आ रहा है कि वहाँ पे स्पिनिंग इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से वहाँ लग रही है, और जो स्पिनिंग इंडस्ट्री लग रही है वहाँ पे ज़्यादातर विदाउट एनी पर्सन काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। स्पिनिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से लग रही है, उसमें अपडेशन और ऑटोमेशन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे ह्यूमन फोर्स की, ह्यूमन रिसोर्स की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उससे क्वालिटी आ रही है, उससे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, उससे प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है। खुशबू साहब, मैं मैनचेस्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक वक्त था कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, दोबारा वहाँ पे स्पिनिंग इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से लग रही है, और जो वहाँ पे मिल्स लग रही हैं, अगर आप देखें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के हवाले से, फिर जो ऑटोमेशन का इस्तेमाल है कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ बंदे खड़े होकर स्पिनिंग में काम करें, वो विदाउट ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्वालिटी भी बेहतर और प्रोडक्शन में भी बेहतरी। जिस वक्त आप ये बात करते हैं ना, तो हम जैसे मुल्क तो नहीं कहना चाहिए, हम जैसे कुछ लोग डरते हैं कि जब ह्यूमन रिसोर्स का काम नहीं रहेगा तो हमारे लोग क्या करेंगे। दिमाग में ये लाना चाहिए कि वो मशीनें बनाई किसने है? इंसानों ने बनाई है ना। वो मशीनें मशीनों ने नहीं बनाई हैं, वो मशीनें में इंटेलिजेंस इंसान लाए हैं। हमें उस पर काम करना चाहिए, हमें उन मशीनों की इंटेलिजेंस पे काम करना है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना है। हमारे बच्चों को शुरू से रिसर्च सिखाइए, जो जब वो रिसर्च सीखेंगे वो उनको पता होगा मैंने बड़े होकर इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना। डेफिनेटली उसकी भी ज़रूरत है, डेफिनेटली उसकी भी ज़रूरत है। हमें जाकर वो मशीन भी बनानी है जिससे जब एक गांव में हम कहते हैं कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, तो क्या होता है, हम स्मार्टफोन लेकर जाएंगे, प्री असाइंड क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनर्स का जवाब देगा वो पेशेंट, और उसको हम दवाई भी प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसको ज़रा डिटेल में बताएं कि कैसे ये होगा, कैसे ये होगा, नहीं हो रहा है। नहीं, हमारे मुल्क में कैसे होगा? वैसे आपके लिए हैरत की बात बताऊं, हमारे मुल्क में भी हो रहा है। ग्रेट। अच्छा, बहुत छोटे स्केल पे हो रहा है। बात यह है कि अगर एक आदमी जो फॉर एग्जाम्पल सिंध में, पंजाब में, केपी में कहीं पर जाता है, जिसको वहाँ पे आप बाहर का डॉक्टर भेजेंगे, वहाँ ज़बान का प्रॉब्लम आ जाएगा। आप एक टैबलेट पे या एक स्मार्टफोन पर क्वेश्चंस होंगे कि आपको क्या तकलीफ है, कहाँ दर्द है, उससे फिर रिलेटेड आगे क्वेश्चंस होंगे, और एंड अप यहाँ पर होगा कि वो डायग्नोज कर लेगा। नहीं, इंटरेक्शन ह्यूमन का विद टैबलेट होगा थ्रू ऑपरेटर, क्योंकि वो जो आदमी जो पेशेंट है एक्चुअली उसको तो स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता। अगर उसको स्मार्टफोन चलाना आता है तो वो फिर ह्यूमन से उसका इंटरेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है। अगर उसको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता तो एक आदमी जिसके बैग में स्मार्टफोन या टैबलेट होगा वो जाके खाली क्वेश्चनर पे करेगा, और ये हो रहा है। तो वो बनाएगा कौन क्वेश्चनर, उस पर रिसर्च कौन करेगा? डॉक्टर। उस पर भी तो डॉक्टर कर रहे हैं ना। तो हमें उसके लिए तैयार होना है। ड्रोन जाके डिलीवरी करेगा तो ड्रोन को बनाएगा कौन, ऑपरेट कौन करेगा, उसके अंदर उस मैप्स कौन डालेगा, उसके अंदर सब, हमें उस पर काम करना चाहिए। हम लोग अगर इस चीज़ से डरेंगे कि, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, आप दूसरे मुल्कों में चले जाइए, वहाँ पर हाथ से सड़क को नहीं खोदते हैं, हमारी तरफ हाथ से खोदते हैं। उसकी वजह है हमारे पास मैन पावर बहुत है,
मशीन कहते हैं क्यों लेनी है, मैन पावर है, उसको बोलो जाके ड्रिलिंग कर लेगा। तो असल में ये वही बात है कि डरना नहीं है, हमें वहां पर इन्वेस्ट करना है जहां पर एक्चुअली करना चाहिए, फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट करना। हमें अपने, मैं दोबारा बोल रहा हूं वही बात, हमें अपने बच्चों को रिसर्च माइंडेड बनाना है। हमारे बच्चे इस वक्त रिसर्च माइंडेड नहीं है, उनको तो ये डर लगता है कि शाम को अगर हमारा पेपर चेक होगा और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो माँ या बाप तो मारेगा पकड़ के मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इस चीज़, ये चीज़ हमें अपने दिमाग से अब विजन को ब्रॉडन कैसे किया जाए? हमारी जो अगली नस्लें हैं, जो हमसे पहले वाली नस्लें हैं और जो हमसे यंगस्टर्स हैं, कोई 20, 22, 25, 30 साल पुराने, जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली। अब मैं जब अपने बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। मैं ये फील करता हूँ कि आई एम नथिंग बिफोर देम, और उनका जो विज़न है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, आई एम फार बिहाइंड। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ, अनडाउटेडली, सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, वैसे भी, और क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जब बच्चों को देखता हूँ तो मुझे तो लगता है कि ये विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विदाउट स्मार्टफोन, विदाउट टैबलेट, ये लोग ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, और उनका विजन इज़ फार बेटर, फार ग्रेटर देन आवर्स। तो आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया कि हम विजन को कैसे ब्रॉडर करेंगे, वो तो हो रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी। थ्रू टेक्नोलॉजी, दोबारा बोल रहा हूँ, थ्रू मीडिया। जो हर वक्त टीवी पे हम देख रहे हैं उसमें सिर्फ खबरें नहीं हो, कुछ आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरी दुनिया में एजुकेशन कैसे दी जाती है, कभी किसी ने देखा ही है? नहीं। दूसरी दुनिया में बच्चों को कैसे, जब वो घर आते हैं तो उनको क्या दिखाते हैं? हम लोग तो यही डांट रहे होते हैं, हर वक्त फ़ोन पे क्यों बैठे हुए हो, हर वक्त इंटरनेट पे क्यों बैठे हुए हो। हमारा इस वक्त बच्चों के साथ इंटरेक्शन यही रह गया। अगर आप उनको हर वक्त बोलेंगे कि आप फ़ोन पर नहीं बैठे हो या इंटरनेट पे क्यों चलाया हुआ है, हर वक्त कार्टून क्यों देख रहे हो, वो दूसरे कमरे में जाके कर लेंगे। तो उसका हल, अच्छा वो क्या करें फिर? हमें एक्चुअली ये देखना चाहिए दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, जो हमसे आगे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको फॉलो कर लें, उनकी अच्छी चीज़ें तो उठा लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो विजन ऐसे ही आगे जाए। इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे मुल्क में, मैं तो देखिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, बहुत सारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, मुलाकातें होती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन आया है। अभी भी मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मशीन भी अगर उन्हें ख़रीदनी हो ना, वो कहते हैं कि यार हमें ना पुरानी वाली दे देना, यूज़ मशीन चाहिए, वही कोई 5, 10, 20, 30 साल पुरानी, इसी उससे हमारी कॉस्ट कम होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा हमारे मुल्क में? दो किस्म की इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री वो है जो आपके मुल्क के अंदर कैटर करती है, आप उस पर वो चीज़ बनाते हैं जो आपके मुल्क के अंदर कंज्यूम होती है। एक इंडस्ट्री वो है जो एक्सपोर्ट को कैटर करती है। जो एक्सपोर्ट को कैटर करती है उसमें टेक्नोलॉजी अब आपकी ज़रूरत बन गई है, इसलिए कि अगर वो नहीं होगी आप वो क्वालिटी नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक। फिर आप पूरी दुनिया के अंदर कम्पीट नहीं कर सकेंगे। अभी वहाँ पर तो 100% टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी मजबूरी है। जो दूसरी है वो भी हो जाएगी। आपने किसी को फ़ायदा बताया, कहीं पे कोई चीज़ है कि उनको फ़ायदा बताया हो कि 1 साल में तुम्हें ये फ़ायदा होगा अगर आप चीज़ अच्छी लोगे, उसमें बिजली की बचत होगी, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ नहीं आई उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा, आपने किसी ने बताया उनको। हम सिर्फ वही बात है, हम ब्लेम बहुत करते हैं लोगों को कि तुमने गलत किया। नहीं, वो खुद फील नहीं करते कैसे अगर मैं करेंगे जी, वो पैदा होके थोड़ी आए हैं सीखे हुए। मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है और मुझे पता भी है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँगा तो वन टाइम कॉस्ट तो आ सकती है, लेकिन इन द डेज टू कम कॉस्ट भी कम होगी और साथ ही साथ एफिशिएंसी में, प्रोडक्शन में इजाफा होगा, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। मैं खुद क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहा। खलील साहब एक बात बताइए, अगर आपके जेब में 10 रुपये हैं तो आप वही मशीन ख़रीदेंगे जो 10 रुपये में आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि मेरे पास तो 10 रुपये हैं, लेकिन मैं अगर फाइनेंसिंग करवा के, जो कि हुकूमत देखे काफ़ी इंसेंटिव्स तो हैं कि हुकूमत से, बैंक से मैं फाइनेंसिंग करवा के मशीन्स ले लूँ वन टाइम कॉस्ट, उससे मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगी, यही लोन मैं बड़ी जल्दी पे कर लूँगा तो मैं तो जाऊँगा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। हर बिजनेसमैन ये सोचता है, शायद उसको ये डर है कि अगर मुझे रिटर्न नहीं कर सका तो और प्रॉब्लम्स हो, फिर क्या होगा। अच्छा, और दूसरी बात ये, दोबारा मैं वही बोल रहा हूँ,
ये जो कुछ आपने मुझे बताया, ये उनको भी समझाने की ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ तक लोन या फाइनेंसिंग कराने की बात है, हर आदमी के पास एक्सेस नहीं है, हर आदमी नहीं कर सकता। हम बहुत छोटी सी इंडस्ट्री से स्टार्ट होते हैं और पहुंचते वही हैं जहां आप बोल रहे हैं, मगर उनको सबसे पहले उनको बताने की ज़रूरत है कि आप इसको यूज़ करोगे तो आगे जाओगे। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ अपनी इंडस्ट्री के ऊपर। अभी हर आदमी बहुत खुश है, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई कि इस बजट के अंदर हमारे जो आईटी के ऊपर, डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स के ऊपर हमारे जीएसटी ख़त्म कर दिया। तो जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा ये हुआ है कि वो 17% कम कॉस्ट दे रहा है हर चीज़ की। मगर वो किस चीज़ पे कम दे रहा है? सिर्फ इंपोर्टेड चीज़ों पे। जो चीज़ लोकल मैन्युफैक्चर, लोकल असेंबल होती है, उस पर 17% टैक्स मैं दे रहा हूँ। ये तो एनॉमली है। ये किसी को पता ही नहीं है। नहीं, ये है क्यों? रॉ मटेरियल जिससे हम एक पीसी, एक लैपटॉप, एक टैबलेट बनाते हैं, उस पर टैक्स है, उस पर ख़त्म नहीं किया है। टैक्स ख़त्म किया है सिर्फ फुली असेंबल्ड, जो कि एक दूसरे मल्टीनेशनल ब्रांड्स की चीज़ें। उनको सज़ा दे रहे हैं कि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहाँ असेंबल क्यों कर रहे हैं, लोगों को जॉब्स क्यों दे रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम एक ट्रेडिंग कंट्री बन जाएं कि जी यहाँ पे जो असेंबलिंग हो रही है उसको हटा दें, बस लोग इंपोर्ट करते रहें। यही हो रहा है ना? बिल्कुल यही हो रहा है। फिर आप पूछ रहे हैं कि हम अच्छी मशीनें क्यों नहीं लगाते? अग्रीड। तो ये चीज़ें मतलब एक सेंसलेस चीज़ है कि आपने वो चीज़ें जिससे हम यहाँ पर लोकल ये जो स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं उनको हम जॉब्स दे रहे हैं, उसको आप डिस्करेज कर रहे हैं। दैट्स पिटी। मतलब ये किसी को पता नहीं है। नहीं, ये इस चीज़ को हाईलाइट किया है आपने कहाँ करें? हमने लेटर लिखे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लिखा, हर जगह लिखा। और वो लेटर का कोई जवाब? मुझे पता है कि वो अगर उन्होंने पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह वो कर देंगे। उन तक पहुंचेगा ही नहीं लेटर, वो बहुत मसरूफ़ है। बात ये नहीं है, बात जो एक्चुअल बात है वो ये है कि जब वो उन चीज़ों के ऊपर से टैक्स हटा रहे थे तो क्या उनके एडवाइजर्स ने उनको ये नहीं बताया कि एक्चुअली ये भी करना चाहिए? ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि आप कपड़ा बाहर से इंपोर्ट कर लें, बाहर से कपड़ा इंपोर्ट कर लें तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ के लिए तो उस पर टैक्स लेंगे, आप धागा मंगवाएंगे और लोकल बनाएंगे, उस पर हम टैक्स लेंगे। ये जुर्म क्यों कर रहे हैं आप? ये नहीं करना है आपको। ये मुझे कि लोगों को नौकरियां देंगे आप, उससे जब ज़ाहिर लोकली जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कैसे देखें ना, चाइना ज़मीन मुफ्त, बिजली मुफ्त, बांग्लादेश में देखें कितना इनकरेज किया है, वियतनाम में देखें आजकल क्या हो रहा है। हमारी अपनी रेमेडी मैंने आपको बता दी है। दिस इज समथिंग, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। लोकल असेंबलर्स को इन अदर वर्ड्स डिस्करेज कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकल असेंबलिंग नहीं करो, बाहर से मंगा लो। और जो यहाँ लोकल असेंबल करता है शायद ये दिमाग में हो कि वो बाहर चला जाए। अच्छा, आप बताइए फिर ये क्यों है? लग तो ये रहा है कि इनको डिस्करेज करना है, और जो ख़त वगैरह जाते हैं उन पे कोई नज़रसानी नहीं। देखिए, ख़त अभी रिसेंटली गए हैं, इसलिए कि बजट के बाद बहुत टाइम नहीं हुआ, बीच में हमारी छुट्टियां और ये सब आ गया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बहुत ब्लेम नहीं करता गवर्नमेंट के ऊपर। खत लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, खुद उनको चाहिए था। इस हवाले से इनकरेज करना चाहिए था कि नए नए लोग आए एंटरप्रेन्योरशिप में। एक्चुअली ये रिवर्स होना चाहिए, बिल्कुल ये अदर वे होना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। जी, इसलिए कि ज़ाहिर है अगर मेरे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग होगी, असेंबलिंग अगर फॉर एग्जाम्पल होती है, तो मेरे इन यंगस्टर्स को जॉब्स मिलेंगी, ये सीखेंगे, और जब ज़ाहिर वो काम करेंगे तो दे विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप मुझे बताइए कि लोकल असेंबलिंग के लिए अगर कोई बाहर से हमारे मुल्क में आ रहा था फॉर इन्वेस्टमेंट और समथिंग लाइक दैट, कोई आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों आएगा? वो तो ये कहेगा कि मैं वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, उसको फ़ायदा ज़्यादा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर को फ़ायदा कहाँ हो रहा है? किस चीज़ में कस्टमर को फ़ायदा? लोकल असेंबलिंग। देखिए, लोकल असेंबल्ड चीज़ तो ऑफ कोर्स सस्ती है, कस्टमर को तो फायदा है ना। क्वालिटी 100% वैसी है जैसे इंपोर्टेड किया। It means it's for the benefit of the customer also, benefit of the industry also, benefit of the economy also, for the employment generation, poverty alleviation, अगर यहाँ पे असेंबलिंग होती है तो। लेकिन उसको टैक्स लगा के डिस्करेज करने की कोशिश की गई है।
टैक्स लगा के नहीं कहना चाहिए, ना हटा के कहना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा टैक्स लगा के फिर लगा दिया है ऐसे ताकि दूसरे मुल्कों में लोकल असेंबलिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोई टैक्स एग्जम्पशन दें, हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड तो दें। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर किसी गवर्नमेंट के टेंडर में जाते हैं विद लोकल ब्रांड, कितने वैसे टेंडर्स में क्या प्रेफरेंस दी जाती है? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम जाते हैं, जब उसको लिखते हैं लोकल ब्रांड, तो कहते हैं नहीं, आई एम सॉरी, आप बाहर जाएं जी, क्योंकि आप पाकिस्तान में बना रहे हैं, हमारी शक्ल सब्ज रंग की है इसलिए। देखें यार, हालांकि दुनिया में आप देखें कि लोकल असेंबलर्स को, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए कि वो इकोनॉमी की, जो हम पहिए की बात करते हैं, उसको घुमाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। एम्प्लॉयमेंट देखिए दुनिया में इस वक्त अपना कि ILO ने कहा है कि दुनिया में 71 मिलियन यंगस्टर्स आर जॉबलेस, विच इज़ अ बिग कंसर्न। 7.5 बिलियन की पॉपुलेशन में अगर 71 मिलियन यंगस्टर्स दुनिया भर में जॉबलेस हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जी ऐसा नहीं है। इसलिए कि जब एक नौजवान जॉबलेस होता है तो फिर आप सोचें कि वो इकॉनमी के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए, उस टाउन के लिए, उस मोहल्ले के लिए कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है। इसलिए कि एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स माइंड। उनको जब आप काम सामने आप देख रहे हैं ये चीज़, हम अपने मुल्क में ये चीज़ देख रहे हैं, हमें सोचना क्या है, हमारे तो सामने है। हम जब तक उनको जॉब्स नहीं देंगे तो वो क्या करें? या तो हम उनको कोई स्कॉलरशिप दे रहे हो, हमने उनका कोई वजीफा बनाया हुआ हो, हम तो ये नहीं कर रहे। हमें उनको आप उनको जॉबलेस कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड। ये बताएं कि जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की बात कर रहे थे कि जो रोबो टैक्सीज़ का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में, ख़ासतौर पर यूरोप में चल रहा है, क्या पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि रोबो टैक्सीज़ में इन्वेस्टमेंट होगी? अब इस वक्त तो अगर देखें, एक वक्त था ना कि अगर हम देखें तो इंडिया में जो चेंज आया है कि वो जो पीली और काली टैक्सीज़ का दौर जिसे हम कहते हैं ख़त्म होकर बड़ी मॉडर्न किस्म की टैक्सीज़ हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं कि जो लग्जरियस कार्स आपको एज टैक्सीज़ दे रही हैं और इससे स्टैंडर्ड में भी ज़ाहिर आपका इजाफा होता है। ये बताएं कि डेज टू कम क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी तरह का रोबो टैक्सीज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे सरमायाकारी होगी? इसलिए कि यहाँ पे देखें मार्केट तो बहुत बड़ी है। क्यों नहीं होगी जी, हम पीछे रह ही नहीं सकते। आप उबर और करीम को देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गए हैं। आपने बोला कि वहाँ पर यहाँ पर भी पीली और काली टैक्सी ख़त्म हो गई है, उसको भी रिप्लेस कर दिया। पहले दूसरी टैक्सीज नहीं थी, प्राइवेट जो दूसरी आई थी, उसके बाद अब ये आ गई हैं करीम एंड उबर, अभी दूसरी भी आएंगी। आपने ड्राइवरलेस गाड़ियों की बात की, क्यों नहीं आएगी? यहाँ पे आपकी मजबूरी है, दूसरी बाहर की कोई कंपनी यहाँ लेकर आएगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बेनिफिट में बताऊँ आपको, एक जो चीज़ जो मैंने नोट की कि मैं रात को 1:30 बजे कराची एयरपोर्ट पे पहुंचा, टैक्सी हायर की। अब वो मॉडर्न टैक्सी कॉन्सेप्ट देखें, ज़ाहिर मैं नहीं चाह रहा था कि रात को ड्राइवर ने भी ज़ाहिर नहीं आना था और घर वालों को भी नहीं चाह रहा था कि रात को 1:30 बजे एयरपोर्ट पे आएँ। टैक्सी अब उनके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के, जब मैं बैठा हुआ हूँ मैं सुन रहा हूँ कि वो ड्राइवर कम्युनिकेशन कर रहा है कि 1:30 बजे उन्होंने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से, मुझे घर ड्रॉप करना है। फिर उनसे कम्युनिकेशन हो रही है कि मेरे घर के पास ही उनका एक कस्टमर है, कहा कि जैसे ही आप पहुँचते हैं मुझे रिपोर्ट करें, और बिल्कुल घर के पास ही एक कस्टमर ने ऑलरेडी रिजर्वेशन कराई हुई है, आप वहाँ से उनको पिक करके एयरपोर्ट ले आएँ। आपकी कॉस्ट में देखें कितना ऐसे वंडरफुल। अभी तो आपको अपनी अभी आपस में जब कंपटीशन होगा तो आपको पता क्या होगा, आपको टैक्सी के अंदर इंटरनेट मिलेगा, आपको टैक्सी के अंदर कॉफ़ी और चाय मिलेगी। आप ये देखिएगा, यही तो ज़बरदस्त चीज़ है कि आपस में कंपटीशन कराएं सबका। सरमायाकारी कौन करने जा रहा है, लोकल या बैरून मुल्क से आएगी सरमायाकारी? अगर आप लोकल को सपोर्ट करेंगे तो लोकल भी करेंगे। दूसरी इंडस्ट्री में देख लेना, कुछ भी ना कहा और कह भी गया कि लोकल को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो क्यों नहीं करेगा, तो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना फिर यही होगा कि 7-8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट दुबई में प्रॉपर्टी में हो रही होगी। मैं ये नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात की कि शुरू में इंट्रो में आपने बोला कि हमारे डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, हमें इंपोर्ट भी ज़्यादा करनी चाहिए। इंपोर्ट के ऊपर भी इंपोर्ट भी
कम करनी चाहिए तो डेफिसिट कम हो जाएगा। अग्रीड। खुशनुद आफ्ताब साहब, इट वाज वंडरफुल हैविंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।